रामपुर नाम के गांव में मोहन नाम का किसान रहता था, जो कि खेतीबाड़ी करके अपना गुजर बसर चलाता था। लेकिन बीते कुछ सालों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो पा रही थी, जिससे उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसके लाख मेहनत करने के बावजूद भी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी रीमा और 10 वर्षीय पुत्र सोनू दिन रात भूख से लड़ते थे। एक दिन सुबह में मोहन अपने खेत में बैठकर खराब हुई फसलों को देखकर सोच रहा था, आखिर क्या हो गया है मेरी किस्मत को, जो मेरे इतनी मेहनत के बाद भी अपने परिवार के लिए 2 वक्त की भोजन का व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ। यही बाकी के किसानों के खेतों में तो खूब सारा फसल हो जाते हैं। इतना सोचा ही था कि उसका पुत्र सोनू दौड़ता हुआ उसके पास आता है। पिताजी जल्दी चलिए, पता नहीं माँ क्यों रो रही है। मोहन और सोनू दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं। रीमा चूल्हे के पास बैठकर आंसू बहा रही थी। क्या हुआ रीमा, क्यों रो रही हो? देखिए ना जी, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और सोनू सुबह से खाना मांग रहा है। मैं तो भूखे रह सकती हूँ, पर उसको क्या जवाब दूँ? आज भी चूल्हे पर सिर्फ पानी रखी हूँ, जिससे उसको संतुष्ट मिले कि खाना पक रहा है। रीमा की बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप अपने खेत की ओर निकल गया। वह बहुत उदास होकर जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है। इतने उदास मन से कहाँ जा रहे हो बेटा? मोहन ने जब मुड़कर देखा तो एक बुढ़ी औरत थी, जो कि बहुत ही रहस्यमय अंदाज में मोहन की ओर देख रही थी। मोहन उस औरत की ओर देखकर बोला, हाँ, मेरी जिंदगी में तो केवल निराशा ही है माताजी, और जाहिर सी बात है, जिसके जिंदगी में इतनी निराशाएं होगी वह तो उदास ही रहेगा ना। मोहन की बातें सुनकर वह बुढ़ी औरत उसके पास आ जाती है। हाँ, तेरे माथे पर चिंता की लकीरें बता रही हैं कि तेरी किस्मत तुझे रूठी है। हाँ, सही पहचाना माताजी, मैं एक किसान हूँ, दिन रात मेहनत करके फसल उगाता हूँ। जैसे ही मेरी फसल पककर तैयार होते हैं, तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जिससे मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। वही बाकी के किसानों की फसल समय पर तैयार हो जाते हैं और उनके फसलों को भी कुछ नहीं होता है। पता नहीं मुझे ये किस जन्म के कुकर्मों की सज़ा मिल रही है। मोहन की बातें सुनकर बुढ़ी औरत ने कहा, लगता है तू भगवान से नाराज है। ठीक है, मेरी बातें ध्यान से सुनो। भगवान जो करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। बुढ़िया के इस बात पर मोहन क्रोधित हो जाता है। अच्छा, आपका मतलब मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है और मैं खुद 3 दिनों से भूखा सो रहा हूँ। यह सब मेरे भले के लिए ही हो रहा है। वाह माताजी वाह। भगवान के फैसले हैं, इंसान के समझ के बाहर होते हैं। बच्चे, अगर उसने तुझे गरीब रखा है तो उसमें भी तेरी भलाई ही होगी। हो सकता है अगर तुम्हारे पास धन आ जाए तो तेरे व्यवहार ही बदल जाए। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कहना चाहती हूँ बच्चे, कि धन आने के बाद इंसान के अंदर लालच, हिंसा, घमंड जैसी बुरी लक्षण आ जाती है। अगर भगवान ने तुम्हें गरीब रखा है तो इसका मतलब वह तुम्हें इन सब बुरी आदतों से बचा रहा है। मोहन बुढ़िया के इस बात का बिना जवाब दिए अपने खेत की ओर चल दिया। मोहन अपने खेत में जाकर घूमकर देखने लगा कि कहीं किसी पेड़ में कम से कम एक भी पौधे में कुछ खाने के लिए मिल जाए, जिससे वह अपने परिवार का भूख मिटा सके। तभी राजेश नाम का किसान अपने खेत से एक बोरे में अनाज और सब्जियां भरकर साइकिल पर लादे हुए मोहन के पास आया। मोहन भाई, क्या अभी भी तुम खेत से फसल ले जाने का सपना देख रहे हो? लगता है तुम्हारे खेत की फसलें तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहती है, इसीलिए यह इंद्र भगवान से प्रार्थना करके बारिश करवा लेती है। मत हंसो राजेश, मत हंसो। मैं तो सिर्फ अपने परिवार के लिए एक वक्त का खाना जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस एक वक्त का खाना भाई। खेती करना भी किस्मत का खेल है।
मोहन भाई, किस्मत का और तुम्हारी किस्मत इस वक्त तुमसे नाराज है। राजेश के इस मजाक ने मोहन के दिल को बहुत ही चोट पहुंचाया, पर उसने राजेश को कुछ नहीं बोला और वहीं पर बैठा रहा। आधी रात हो जाती है, जंगल पूरी तरह से शांत हो जाती है। तभी एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी मोहन पीछे मुड़कर देखा तो एक चिड़िया को चील ने अपने चोंच में दबा लिया था, जिसके कारण चिड़िया अपने बचाव के लिए चिल्ला रही थी। ऐ चील, छोड़ दे उस चिड़िया को, बेचारी कितनी तड़प रही है। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो मुझे खा लो, जिससे तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और मेरी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। उस छोटी सी जान वाली चिड़िया से तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन चिल उस चिड़िया को नहीं छोड़ता है, जिससे मोहन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने एक डंडा चलाकर चील पर हमला कर देता है, जिससे चील डरकर भाग जाता है। शुक्रिया ये इंसान मुझे बचाने के लिए। आज अगर तुम नहीं आए होते तो वह चील मुझे खा ही जाता। कोई बात नहीं है चिड़िया बहन, तुम तड़प रही थी इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। लेकिन तुम मेरी भाषा में बात कैसे कर रही हो? मोहन, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। पक्षी तुरंत एक लड़की का रूप ले लेती है। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मोहन थोड़ा सा डर गया और बोला, जब तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं तो फिर तुम उस चिल के मुंह में कैसे आ गई थी? अपना रूप बदल कर तुमने खुद की रक्षा क्यों नहीं कर ली? मोहन, तुम्हारा कहा बिल्कुल सही है, लेकिन उस समय में एक पक्षी के रूप में थी और पक्षी के रूप में मैं कुछ भी कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि उस समय मेरा जादू काम नहीं करता है। तुम बताओ, तुम तो बहुत ही परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। पिछले कई सालों से मैं अपने खेत में मेहनत करके अनाज उगाता हूँ, लेकिन जब उस अनाज और सब्जी को बाजार में बेचने की बारी आती है तभी बारिश ज़ोरों की होने लगती है, जिससे मेरी फसल और सब्जियां सब बर्बाद हो जाती हैं, जिसके कारण आज मेरा परिवार भूख से मर रहा है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। क्या सच में तुम मुझे वरदान दोगी? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं ना कर रही हो? देखो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है? अरे मोहन, मैं तुम्हें सच में वरदान दूंगी। तुम मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तो फिर ठीक है, तुम मुझे यह वरदान दो कि इस पूरे खेतों में सबसे ज़्यादा फसल मेरे खेत से निकले, और मेरी दूसरी इच्छा यह है कि बाकी किसानों की फसल बर्बाद हो जाए। ठीक, जैसा तुम चाहते हो वह सब पूरा होगा, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी गरीब को परेशान मत करना, उनकी मदद करना, भूखे को खाना खिलाना। किसी को भी अपने द्वार से निराश मत भेजना, वरना तुम्हारी सारी दौलत गायब हो जाएगी, तुम फिर से गरीब हो जाओगे। ठीक है बहन, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। वह दिव्या लड़की कुछ अनाज और सब्जियां मोहन को दे देती है और वहां से गायब हो जाती है। मोहन अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी ने देखा तो उसके हाथों में अनाज और सब्जियां थीं। आप इतनी रात तक कहाँ थे जी? और यह अनाज और सब्जियां कहाँ से ला रहे हैं? मोहन ने अपने ऊपर बीती सारी घटना अपने पत्नी से बता देता है। वह तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ सोनू कहाँ है? सोनू वह तो खाना मांगते मांगते सो गया है। अच्छा जाओ, तुम खाना बनाओ, मैं सोनू को जगाता हूँ। आज हम लोग भोजन करके ही सोएंगे। ठीक है जी, मैं अभी बनाती हूँ। रीमा खाना बनाने लगती है। सभी ने खाना खाया और सो गए। अरे वाह, मेरी टमाटर की खेती तो इस बार बहुत ही अच्छी हुई है और मैं भी अपनी फसलों को बाज़ार में ले जाकर बेचूंगा, जिससे मेरी अच्छी खासी कमाई होगी। मोहन अपनी फसलों को बाजार में ले जाकर बेचने लगा। वहीं बाकी के किसानों की फसलें उस दिव्य लड़की के वरदान के कारण बर्बाद होना शुरू हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। मोहन का घर झोपड़ी से महल में बदल जाता है।
अरे रामू भैया, मोहन की किस्मत को अचानक क्या हुआ जो उसे एकदम से अमीर ही बना दी। और हमें देखो, आज हम सबके खेत में कोई भी फसल ही नहीं हो पा रहे हैं। अगर ऐसे ही चला रहा तो हम सबके परिवार एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। राजेश भाई, हमें मोहन से चलकर मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि एक किसान ही किसान की दर्द को समझ सकता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। रामू भाई चलिए। तीनों मोहन के द्वार पर आ जाते हैं। मोहन भैया, हमारी मदद कीजिए। हमारा परिवार भूख से तड़प रहा है और हमारे खेती भी नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो फिर बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मोहन भैया, आप तो जानते ही हैं कि अब हमारी फसल नहीं हो पा रही है। इसीलिए हम किसानों ने यह फैसला किया है कि आपसे अनाज लेकर पूरे राज्य में घूम घूम कर बेचेंगे, जिससे आपका व्यापार और ज्यादा बढ़े और बदले में आप केवल हमें हमारे परिवार के खाने भर का अनाज देना। अच्छा, क्या तुम सब भूल गए कि कैसे मेरा मजाक उड़ाया करते थे? और हाँ राजेश भाई, तुमने ही ना कहा था कि खेती करना भी किस्मत का खेल है। तो फिर आज मेरी किस्मत अच्छी है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? बोलो, मैं तुम सबकी कोई मदद नहीं करने वाला हूं। चले जाओ तुम सब। बेचारे वे सब उदास होकर वहां से चले जाते हैं। तभी उसकी पत्नी ने सारी बातें घर के अंदर से सुन लेती है। ये आप क्या कर रहे हैं? उन बेचारों के साथ इतना बुरा बर्ताव करने की क्या जरूरत थी? आज हमारे पास जो भी है, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। अपनी गरीबी को मत भूलिए। हाँ रीमा, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उन सभी से माफ़ी मांग लेता हूँ। सभी किसान एक चबूतरे पर बैठे थे। तभी मोहन वहां पर पहुंच जाता है। राजेश भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं आप सबके साथ में बहुत बुरा किया हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, उसने मुझे बहुत समझाया, तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। कोई बात नहीं है मोहन भाई, आप बस हमें काम दे दीजिए। हम सब पूरे ईमानदारी से आपका काम करेंगे। हाँ, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहन भैया, आपके विचार कितने अच्छे हैं। आप जैसा इंसान हो इस दुनिया में तो कोई भी गरीब भूख से नहीं मरेगा। अरे रुको राजेश भाई, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं यह कह रहा था कि मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी खिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है मोहन भाई? शर्त यह है कि तुम सबको अपना घर मेरे नाम करना पड़ेगा। मोहन भाई, ये कैसी शर्त रख रहे हो भाई? सोच लो, ये अवसर बार बार नहीं दूंगा। मंजूर हो तो बोलो। मुझे मंजूर है। मैं अपना घर आपके नाम पर करने के लिए तैयार हूँ। सभी किसानों ने अपनी भूख के मजबूरी के कारण मोहन की शर्तों को मान लेते हैं। तभी पीछे से रीमा उनकी सारी बातें सुन लेती है। रीमा अपने बेटे सोनू को लेकर बाहर की ओर चल देती है। कहाँ जा रही हो रीमा? मैं अपने बेटे को लेकर मायके जा रही हूँ, हमेशा के लिए। मैं एक बेईमान और निर्दयी पति के साथ नहीं रह सकती हूँ। अरे रीमा, तुम क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? अभी सोनू छोटा है, मैं इसके बिना कैसे रह सकता हूँ? छूना भी मत सोनू को, मैं इसे तुम्हारे साय से भी दूर रखूंगी। इतना कहकर रीमा वहां से चल देती है। हाँ, जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे जाने से। आज मेरे पास बहुत सारा धन है, जिससे तुम जैसी 36 औरतें आ जाएगी मेरे पास। तभी वहां वह बुढ़िया आ जाती है, जो कि जंगल में मिली थी। अरे आप यहाँ? आपने ही ना कही थी कि भगवान जो भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। देखिए, मैंने अपनी किस्मत को ही बदल दिया। अब मेरे पास सब कुछ है और मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। हाँ बेटे, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ वह बात याद दिलाने आई हूँ कि इंसान के पास धन आने के बाद कैसे बदल जाते हैं। उनके अंदर घमंड और निर्दयता उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके विनाश का कारण बन जाती है। अरे मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ तो इसका मतलब तुम मेरे सर पर चढ़ जाओगी। भागो यहाँ से, अब मैं इन सभी फालतू की बातों पर भरोसा नहीं करता हूँ। तभी बुढ़िया उस दिव्य लड़की का रूप ले लेती है। ऐ मूर्ख, तुम्हें क्या लगा कि मैं एक मामूली सी लड़की हूँ? आज तुमने अपने बीवी और बच्चे को घर से निकालकर अपने जीने का हक गवा दिया है।
अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम जैसे की ही वजह से यह दुनिया पाप से विलख रही है। मैं मानती हूँ कि राजेश किसान ने तुम्हारा मजाक बनाया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तो उसकी गलती की सज़ा सभी किसानों के परिवार से लोगे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं धन की घमंड में आ गया था। तुम्हारी यह गलती माफ़ी के लायक नहीं है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर लड़की ने अपने मुंह से आग निकालने लगी। तभी मोहन की पत्नी, जो कि आधे रास्ते से ही लौटकर आ जाती है, क्योंकि शायद उसका कोई सामान छूट गया था। अरे ये क्या, ऐसे तो इनकी जान पर खतरा हो सकती है। रीमा तुरंत उस लड़की के पैरों में गिर जाती है। हे देवी, इन्हें छोड़ दीजिए, भले ही इनके बदले मेरी जान ले लीजिए। लड़की का गुस्सा शांत हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर इसे एक जीवन दान देती हूँ और इससे एक वरदान वापस लेती हूँ, जो कि इसकी इच्छा थी कि दूसरे किसानों के खेत में फसल ना हो। अब से सभी किसानों के खेतों में उनके भाग्य के बराबर फसल होगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं धन के कारण अंधा हो गया था। मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के ही बारे में सोचने लगा था। धन का आना अच्छी बात है, लेकिन धन आने के बाद हमें अपने साथ आसपास के गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। परंतु आजकल के लोग धन के आ जाने से घमंडी हो जाते हैं। अब से तू गरीबों की मदद करना और हर भूखे को खाना खिलाना। इतना कहकर वहां से चली जाती है। देख लिया ना, अपने बुरे कर्मों का फल लौट कर जरूर आता है। हाँ रीमा, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। आज से मैं भी सबकी मदद करूँगा। दोनों राजेश और बाकी के किसानों के पास चले जाते हैं और उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। अगले दिन से वे सबकी मदद करने लगते हैं और खुशी खुशी जीने लगते हैं।